तो कैसे रहे? 3:1, 3:1 के रूप में रहे। 3 एक तरफ और यूएसएसआर अकेला एक तरफ। ठीक है। अब जब बर्लिन में सुधारों की बात चलने लगी तो इन तीनों ने क्या किया? ठीक है, इन तीनों ने वहां पर आर्थिक सुधार लागू करने का प्रयास किया। तीनों क्या लेकर आ रहे हैं वहां पर जर्मनी के लिए? दोनों जर्मनी, पूर्वी और पश्चिमी एक तरह से। ठीक है, लेकिन बर्लिन को लेकर आर्थिक सुधार लाए गए जर्मनी में, बर्लिन में। बर्लिन को लेकर कुछ प्रस्ताव रखे गए कि किस तरह से हम बर्लिन को एकीकृत रूप में लाएं, या बर्लिन के माध्यम से हम जर्मनी का एकीकरण करें। भौगोलिक रूप से अगर डिवाइडेशन है तो उस डिवाइडेशन को अलग करने का काम करें। प्रशासनिक स्तर पर जो डिवाइडेशन है उसे ख़त्म करके उसका प्रशासनिक स्तर पर एकीकरण करें। उसके लिए हम क्या लेकर आए जर्मनी में? सुधार। ये तो आप भी मानते हैं कि अगर किसी घर में आर्थिक हितों को सुलझा लिया जाए तो शायद उस घर में विवाद के मुद्दे थोड़े से कम हो जाते हैं, और जहां आर्थिक हित या आर्थिक मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता है वहां इस तरह के विवाद खड़े होने लगते हैं, और अंततोगत्वा उस घर का डिवाइडेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। अब यहाँ पर जर्मनी फ्रांस के मध्य शुरू से विवाद रहे आर्थिक या उसके संसाधनों से परिपूर्ण जो क्षेत्र जर्मनी के, उनकी नज़र संपूर्ण यूरोप के साथ साथ अमेरिका और यूएसएसआर की भी लगी हुई थी प्रारंभ से। तो अब उन मुद्दों को सुधारने की कोशिश की जा रही है या वहाँ पर आर्थिक सुधार लाए जा रहे हैं ताकि जर्मनी किसी भी प्रकार से आर्थिक महाशक्ति नहीं बने, और आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेगा तो वह किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाए। तो आर्थिक सुधार लाए जा रहे हैं इन तीनों के द्वारा, दिख रहे हैं आपको 3। अब इन आर्थिक सुधारों का यूएसएसआर के द्वारा क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। यानी इस 1 के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। विरोध किया जा रहा है। अब वो विरोध जो किया जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि इनके आपस के संबंध क्या हो रहे हैं? वही तनावपूर्ण है, पहले से तनावपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। इसकी वजह से तनावपूर्ण नहीं हो रहा है, इनके आपस के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों ने उन आर्थिक सुधारों को रोका नहीं, और वहाँ पर मार्क डी मौद्रिक सुधार लागू कर दिए। मौद्रिक सुधार लागू किए। ठीक है। अब आप जानते हैं यूएसएसआर शांत रहने वाला नहीं है। उस समय तो यूएसएसआर की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, और साम्यवादी राष्ट्रों के गुट में शामिल है वो, या साम्यवादी गुटों ने भी मजबूत स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राप्त कर रखी है। तो उसने क्या कर दिया? अब प्रतिक्रिया फलस्वरूप वो भी अपना रिएक्शन तो देगा ना। प्रतिक्रिया फलस्वरूप उसने क्या किया? 24 मई 1948 को बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी तो आप जानते ही हैं, सीमाओं को सील कर दिया उसने कि कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। खासकर कौन? ये जो तीनों राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों के कोई भी किसी तरह के संबंध पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी से स्थापित नहीं हो पाए। कोई दीवार या कोई वैसा डिवाइडेशन नहीं था, नाकाबंदी कर दी गई है। किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है। यूएसएसआर ने बर्लिन की क्या कर दी? नाकेबंदी। उसका जल मार्ग और सड़क मार्ग क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों मार्ग बंद हो गए हैं, अब ये घटना भारत के में भी आएगी। हमने भी श्रीलंका की मदद की थी वायुसेना मार्ग से जाकर, वायु मार्ग से जाकर हमने किसकी मदद की? श्रीलंका की। और श्रीलंका का मतलब श्रीलंका में जो भारतीय तमिल थे उनकी मदद करने के लिए भारत ने भी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। हालांकि भारत का उद्देश्य मानवतापूर्ण था और यहाँ पर विवाद कुछ और है।
तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो फिर उस तीन सदस्य वाले ग्रुप ने, 3 सदस्य देशों का जो ग्रुप था, यह एक तरह की, उस ग्रुप ने क्या किया, वायु मार्ग से पश्चिम जर्मनी की सहायता कर दी। पश्चिम जर्मनी की क्या कर दी, सहायता कर दी। तो यूएसएसआर की जो अपेक्षाएं थी या जो इच्छाएं थी या जो वो चाहता था वो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एक बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा तनाव उत्पन्न हो रहा है। इस घटना से क्या हुआ, तनावपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। एक तरफ तो अभी जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है उसके बाद इतने स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर इन महाशक्तियों के बीच एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो रहा है और उस तनाव से संपूर्ण विश्व भयभीत है कि यह जो तनाव है वह युद्ध में परिणित न हो जाए, ऐसा उनको आकलन कर रहे हैं वो। लेकिन किसी भी तरह से इतने कुछ भी हो, लेकिन वो इतने भी वो नहीं है कमज़ोर या इतने भी लालची नहीं है या इतने भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के शत्रु नहीं है। इन्होंने इस मसले को कहाँ ले गए, ये इस मसले को ले गए यूएसएसआर, ये इस मसले को ले गए यूएनओ में, यानी अमेरिका और जो उनके साथी थे उन राष्ट्रों ने इस मुद्दे को कहाँ ले गए, यूएनओ में। और यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत जब इस विवाद का विश्लेषण किया गया या इस विवाद को समझा परखा गया तो 16 मई 1949 के बीच, 16 मई 1949 को इनके बीच एक समझौता होता है जिसके आधार पर बर्लिन में डिवाइडेशन कर दिया जाता है, उसका बर्लिन को विभाजित कर दिया जाता है, शांतिपूर्ण स्थिति वापस बहाल कर दी जाती है। तो आप देखें यूएनओ में ले जाने के बाद 16 मई 1949 को इन दोनों ग्रुपों में, इसको थोड़ा कम कर दें, थोड़ा रास्ता बना दें, जो घेराबंदी उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं हम भी, इन दोनों के बीच में जो घेराबंदी उसको क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार फिर शांति की क्या हो गई, स्थापना हो गई। लेकिन वहाँ पर शांति की तो स्थापना हो गई, लेकिन आपको पता है कि जब पूर्वी जर्मनी और जर्मनी का डिवाइडेशन होने के बाद वो जो अस्थायी तनाव है, थोड़ी देर का जो तनाव था वो अब परमानेंट तनाव में क्या हो गया, जो अस्थायी तनाव था उस समय के बाद समाप्त हो सकता था वह अब किस में बदल गया है, अब वो परमानेंट स्थायी तनाव बन गया है। यानी एक तरफ यूएसएसआर रहेगा बर्लिन में या जर्मनी में और दूसरी तरफ अमेरिका या अमेरिका और अमेरिका के समर्थक गुटों का शासन रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों शत्रु आग और पानी कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, यानी एक दूसरे के लिए हानिकारक रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, ये दोनों राष्ट्र या ये दोनों ग्रुप साथ साथ तो रहेंगे लेकिन साथ साथ काम या आम सहमति या शांति की बात नहीं करेंगे। और जब तक इन दोनों में नहीं होगा तो ये जो मुद्दा है बर्लिन को लेकर या जर्मनी को लेकर, ये मुद्दा भी हमेशा के लिए यूरोप में या यूरोप के एकीकरण में या यूरोप में शांति की स्थापना करने में बाधक बना रहेगा। आगे चलते हैं, देख लें एक बार आप फिर। ये 3 राष्ट्र याद रखना, तीनों मैंने कौन बताए, यूएसएसआर एक तरफ तो, और यहाँ पर है अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये एक तरफ है और ये यूएसएसआर है, ठीक है। तो इसको अपने सरल शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसी तरह अपने दिमाग में सेट करें कि तनाव कैसे कैसे क्रिएट हो रहा है और यूरोप में ही क्यों हो रहा है, ठीक है। यूरोप महाशक्ति है, जापान भी था, जापान भी नहीं हुई, जापान ने शांति समझौता कर लिया, अमेरिका के साथ संधि कर ली, उसके बाद कोई वहाँ पर हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। एक तो इन राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाएं आपस में अटैच है, ठीक है, और वो अटैच होने की वजह से क्या है, सीमा पर विवाद खड़े होते रहते हैं, सीमा पर विवाद खड़े होते रहते हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे विवाद बड़े बड़े विवादों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं।
बर्लिन संकट के बाद देखें अब अगला जो हमारा था वो है ऑस्ट्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑस्ट्रिया में क्या नहीं हुआ, शांति की स्थापना नहीं हो पा रही है। शांति की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है या शांति समझौते क्यों नहीं हुए? शांति समझौता नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी इच्छा पूछी नहीं गई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसकी इच्छा पूछी नहीं गई तो ये कैसे बताएगा? ठीक है, अगर इसकी इच्छा पूछी जाती तो शायद ये बता देता और उस आधार पर किसी तरह का कोई मामला सुलझ जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या समस्या रही कि यहाँ पर पहले तो इस ऑस्ट्रिया के भी क्या कर दिए गए, जर्मनी की तरह 4 भाग कर दिए गए। कितने भागों में बांट दिया गया इसको? 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, फिर वही तरीका और एक एक भाग चारों महाशक्तियों को दे दिया गया जैसे वहां दिया गया था। वही कहानी फिर दोहराई जा रही है। अब जब तक ये चारों एक साथ हैं तो वही ग्रुपबाजी होगी, 3 राष्ट्र एक तरफ और 1 राष्ट्र अकेला एक तरफ। अब लेकिन यहाँ पर विवाद क्या आ रहा है, यहाँ पर यूएसएसआर को आपत्ति है, क्योंकि देखो यूएसएसआर को क्या आपत्ति है कि ये जो जर्मनी है, यूएसएसआर का आरोप है कि ये जो जर्मनी है ये ऑस्ट्रिया में नाजीवाद की स्थापना करना चाहता है। क्या कर रहा है? ऑस्ट्रिया में नाजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इसको तो व्यक्ति चाहिए ना, जर्मनी को तो अपने कैंडिडेट चाहिए, जिन कैंडिडेटों के साथ या जिन उम्मीदवारों को लेकर या जिन साथियों को लेकर ये एक बार फिर अपनी वो जो पहले वाली जो पोजीशन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे प्राप्त कर सके, इसकी कोशिश तो ये है। ऐसा आरोप लगा रहा है यूएसएसआर। हालांकि ये कर रहा है नहीं कर रहा है ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो ऑस्ट्रिया में नाजीवाद को क्या दे रहा है? ये बढ़ावा दे रहा है। जब नाजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके द्वारा, तो यूएसएसआर इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। यूएसएसआर इसका विरोध करता है और विरोध करता है क्योंकि उसे पता है कि पहले भी जर्मनी की सेनाएं लाल सेनाओं को पराजित करके आधे रूस तक पहुंच गई थी। जीत बाद में रूस ने अपनी पोजीशन वापस ली और उस जर्मनी को वापस धूल चटा दी, पराजित हो गया जर्मनी के पराजित होते सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन उसे वापस डर है कि अगर नाजीवाद के प्रभाव में आया ऑस्ट्रिया तो जर्मनी वापस पावरफुल हो जाएगा और वह सबसे पहले यूएसएसआर से टकराने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वहाँ पर उस समय यूएसएसआर ही है। तो इसलिए यूएसएसआर नहीं चाहता कि यहाँ पर जो शांति समझौता हो रहा है ऑस्ट्रिया के साथ उसमें जर्मनी को किसी तरह का कोई सहयोग दिया जाए या जर्मनी की किसी शर्तों को ऑस्ट्रिया पर लादा जाए, यानी ऑस्ट्रिया के साथ जो शांति समझौता होगा उसमें जर्मनी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब तक इस बात के लिए वो तीनों महाशक्तियाँ सहमत नहीं हैं तब तक ऑस्ट्रिया के साथ कोई शांति समझौता नहीं हो रहा है। लेकिन 1955 में ऑस्ट्रिया के साथ भी शांति समझौता किया गया। शांति समझौता ठीक है। यहाँ पर क्या शर्तें रही? मुख्य जो शर्त थी आप समझते होंगे कि क्यों अब राजी क्यों हो गया। एक तो इसने कहा कि मैं जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं करूँगा, जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं करूँगा मैं। नहीं करूँगा
कि मैं जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं करूंगा और मैं पूर्ण रूप से क्या रहूंगा, निरपेक्ष रहूंगा। ठीक है, पूर्ण रूप से तटस्थ राष्ट्र जिसको कहते हैं, यानी न तो वह यूएसएसआर का विरोध करेगा, न समर्थन करेगा, न किसी अन्य विचारधारा का समर्थन करेगा, न विरोध करेगा। और एक बात और जो हो सकता है हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी हो, कि मैं कभी नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा। आप ध्यान रखें, फिर ये कब बनता है, ये तब बनता है। ये नाटो कैसा संगठन है, नाटो एक सैनिक संगठन है। यहाँ की शर्त थी कि नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे नाटो से इतना डर क्यों था। ठीक है, ये इन शर्तों के आधार पर यहाँ पर शांति समझौता हो रहा है किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का विरोध कर रहा था पहले यूएसएसआर। वो क्यों कर रहा था, क्योंकि अगर शांति समझौता होता और ये नाटो का सदस्य बन जाता तो आपको पता है कि नाटो की तो पहली शर्त ही यही है कि अगर किसी सदस्य राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक होता है तो वह सभी सदस्यों पर अटैक माना जाएगा। नाटो के वर्तमान में 29 सदस्य हैं, 30 भी है, वो आगे शामिल होगा, घोषणा हो चुकी है 30 तक की, लेकिन वो अभी शामिल औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है। तो 29 राष्ट्रों का जो संगठन है वो पहले से भी मजबूत है और उसका सदस्य बनने के बाद यूएसएसआर को लग रहा है कि वह ऑस्ट्रिया जो है वह अमेरिका यानी पूंजीवाद के प्रभाव में आ जाएगा। तो इसने कह दिया भाई मैं नाटो का सदस्य नहीं बनूंगा, तटस्थ रहूंगा और जर्मनी के साथ भी किसी प्रकार की कोई संधि नहीं करूंगा। यानी यहाँ पर तीनों तरह के जो वाद हैं, पूंजीवाद, साम्यवाद और नाजीवाद, तीनों को ही संतुलित करने का काम किया गया इस संधि के माध्यम से। इसलिए ऑस्ट्रिया के इस शांति समझौते से यूएसएसआर को कोई आपत्ति नहीं रही। आगे चलें, अब देख लें आप इसको एक बार। देखो आप एक एक सेंटेंस को, परिस्थितियां लगभग वही हैं क्योंकि हमने इसका नाम ही रखा है अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेंड्स थे वो सारे ट्रेंड्स में यूएसएसआर आएगा जब तक कि यूएसएसआर का अंत नहीं हो जाता है। तो ध्यान करें आप, यूएसएसआर का अंत होना आवश्यक है और उस यूएसएसआर का अंत करने तक की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ट्रेंड्स के अंतर्गत सारे कामों में यूएसएसआर अमेरिका का हस्तक्षेप रहेगा। आपने देख लिया होगा, तो चलें आगे। पांचवा जो कारण हमने रखा है वो था यूरोप की आर्थिक मजबूरी या यूरोप में आर्थिक सहायता। ठीक है, यूरोप जो कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्र महाद्वीप है, किस वजह से? आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई है? यूरोप में हुई है। ठीक है, और उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? यूरोप का आर्थिक विकास चरम स्थिति तक पहुंचा और आज वही यूरोप क्या कर रहा है? आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो आपको पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ज़्यादा लंबे अंतराल के दौरान नहीं हुआ, 1914 से 1918 तक हो रहा और 1939 से लेकर 1945 तक हो रहा, यानी लगभग 50 साल से भी कम कार्यकाल में ही 2 बार विश्व युद्धों को झेल चुका है यूरोप महाद्वीप। तो वहाँ के जो राष्ट्र हैं उनकी आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ज़्यादा डावाडोल रही, राजनीतिक स्थिति तो फिर भी इतनी नहीं रही, प्रभुत्व उन्हीं का रहा, लेकिन आर्थिक स्थिति क्या हो गई है? प्रभावित हो गई है। जहाँ 8-10 महाशक्तियाँ थी वहाँ धीरे धीरे करते करते 6, फिर 8, फिर 2, फिर अब 1, फिर वापस बहुध्रुवीय राष्ट्र विश्व का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसमें यूरोप की आज इतनी प्रभावी भूमिका नहीं है। तो इसके एक तरफ तो क्या रह गया? साम्यवाद। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या रह गया? पूंजीवाद।
और ये खुद कैसा है, आर्थिक रूप से कमजोर या आर्थिक रूप से अप्रभावशाली। अब इसे दोनों ग्रुप अपनी अपनी तरफ जब खींचते हैं तो ये मजबूर हो जाता है कि यह किस ग्रुप की बात सुने और किस ग्रुप की बात नहीं सुने। यानी इसकी अपनी कोई सोच या अपनी कोई विचारधारा तब तक प्रभावी नहीं हो सकती है जब तक ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। और आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब इन दोनों राष्ट्रों से अपने आप को क्या करना, इनके सामने अपने हितों को इस तरह से रखना कि ये लोग सुने। लेकिन ये लोग खुद इतने पावरफुल हैं कि उन्हें यूरोप की आर्थिक स्थिति के कारण यूरोप को महत्व देना नहीं चाहते हैं। सुन लेंगे, मान लेंगे, लेकिन उसकी बातों को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यूरोप की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमज़ोर है। अगर ये इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर जो मिस्टर मार्शल थे, मार्शल ने क्या किया, मार्शल योजना के तहत, मार्शल विदेश सचिव हैं अमेरिका के, जब उन्होंने वॉशिंगटन की यात्रा करके यूरोप की यात्रा करके वॉशिंगटन गए तो उन्होंने कहा कि यूरोप को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना होगा, यूरोप को साम्यवाद के प्रभाव से बचाना होगा। तो आप देखिए, बचाना होगा, ये कौन कह रहा है, मार्शल, जॉर्ज मार्शल, जो कौन है, विदेश सचिव। तो जॉर्ज मार्शल कह रहे हैं 1947 में कि अगर अमेरिका ने वर्तमान समय में यूरोप की मदद नहीं की तो वह साम्यवाद के प्रभाव में आ जाएगा, और जब वह साम्यवाद के प्रभाव में आएगा तो एक बार फिर यूएसएसआर अमेरिका को डिफीट करने की स्थिति में आ जाएगा या अमेरिका को चुनौती देगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए या यूरोप में जो साम्यवादी विचारधारा है उसके प्रसार को रोकने के लिए हमें यूरोप की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तब वहाँ पर 16 राष्ट्रों की मदद की गई, आर्थिक मदद, मार्शल प्लान के तहत, ठीक है, और लगभग $11 मिलियन की मदद किनको कर रहे हैं, यूरोपीय राष्ट्रों को। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आपने भी कभी लोन लिया होगा, किसी से आर्थिक मदद ली होगी, तो शायद वो आप पर किस तरह का प्रभाव डालता है, किस तरह का दबाव डालता है। अगर आपने ली है तो आप महसूस कर सकते हैं, और आप जब उस आर्थिक राशि को चुकाने की पोजीशन में नहीं है और वो बार बार आप पर दबाव बना रहा है, तो आप फील कर सकते हैं कि वो दबाव कैसा हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब यूरोप इनकी मदद कर रहा है, यूरोपीय राष्ट्रों की मदद कर रहा है, अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों की मदद कर रहा है, तो इसके बदले में उसकी भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होंगी, और उन आवश्यकताओं का बोझ किस पर डाला जाएगा, यूरोप पर। यानी यूरोप की जो नेतृत्व है या यूरोप की जो विचारधारा है उसको प्रभावित करने के लिए इसकी आर्थिक कमजोरियों का क्या या आर्थिक मजबूरियों का क्या उठाया गया, फ़ायदा उठाया गया। फ़ायदा दोनों उठा सकते थे, साम्यवाद भी उठा सकता था, ठीक है, और दूसरी तरफ पूंजीवाद भी उठा सकता था। लेकिन यहाँ पूंजीवाद ने बाजी मारी और इसने उन 16 राष्ट्रों की मदद की जो यूरोपियन थे, और इसके अलावा ट्रूमैन सिद्धांत के तहत भी ग्रीस और तुर्की की मदद की गई थी, ठीक है, जो कि यूरोपीय राष्ट्र हैं, ठीक है। तो यानी ये जो आर्थिक मजबूरियां थी यूरोप की, उनके कारण यूरोप में अमेरिका का प्रवेश हुआ, और अमेरिका का वहाँ प्रवेश होने के कारण उसके और यूएसएसआर के खराब संबंधों का या तनावपूर्ण संबंधों का नुकसान कौन उठा रहा है, यूरोप उठा रहा है, जिससे उसका एकीकरण क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। देखें, अमेरिका ने जब सहायता की है तो अमेरिका का यूरोप में क्या हो गया, प्रवेश हो गया पॉजिटिव रूप में, और प्रवेश होने के साथ ही उसका यूएसएसआर से क्या हो गया, तनाव बढ़ेगा, और ये जो तनाव बढ़ा, ये तनाव क्या करेगा, यूरोप के एकीकरण को रोकने का काम करेगा, यूरोप के एकीकरण में बाधा डालेगा,
और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, बाधा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो साम्यवाद ने या साम्यवादी राष्ट्रों ने इसकी हेल्प की होती तो साम्यवादी राष्ट्र यूरोप में ही हैं तो वहाँ पर अमेरिका का प्रवेश नहीं हो पाता। लेकिन आप ध्यान रखें कि ब्रिटेन किसी भी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक आधार पर भी, अगला बिंदु आएगा उस पर बात करते हैं इस पर, तो ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्थिक मजबूरियाँ थी और इन आर्थिक मजबूरियों के कारण जो यूरोप साम्यवाद के प्रभाव में आने वाला था वह नहीं आया। साम्यवाद के प्रभाव में अगर यूरोप आ जाता तो शायद उसका भी एक लंबे समय के बाद विघटन हो जाता। देखो हम ब्रेग्जिट की बात करने जा रहे हैं, तो आप देखो, चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो दिक्कत हुई थी इसका विघटन क्यों हो गया। वहाँ भी क्या आ गई थी, वहाँ आगे जाके इसकी आर्थिक मजबूरियाँ आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्थिक मजबूरियां हैं अगर इनका समाधान नहीं किया जाए तो बड़ी से बड़ी संस्था या बड़े से बड़े संगठन का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो यूएसएसआर का विघटन भी होगा आगे, अभी तो ये मजबूत स्थिति में है, इसका मतलब आर्थिक स्थिति से भी मजबूत है, तो अभी तो इसका भी विघटन नहीं हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जब यूएसएसआर की आर्थिक मजबूरियाँ बढ़ जाएंगी या यूएसएसआर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूर या फैल हो जाएगा या वहाँ पर आर्थिक स्थिति के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रोजगार खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तब उस पोजीशन में इसका भी विघटन हो जाएगा। तो यूरोप की आर्थिक मजबूरियों का फायदा किसने उठाया यहाँ पर, अमेरिका ने, और उसने उन राष्ट्रों की आर्थिक सहायता करके उन्हें अपने प्रभाव में लेने का काम किया। आगे चलें। ये तो हो गई आर्थिक समस्या। अब आगे देखो आप, इसने क्या किया, इसमें क्या किया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था। पश्चिमी जर्मनी का सैनिक रूपांतरण या सैनिक एकीकरण। अब अमेरिका आर्थिक सहायता करके यहाँ प्रवेश कर चुका है, ठीक है, और यहाँ प्रवेश कर चुका है तो वह अब इन राष्ट्रों को किसका डर दिखा रहा है, साम्यवाद का। यानी अमेरिका की कोशिश है कि अब क्या किया जाए, इन राष्ट्रों को जिनको उन्होंने आर्थिक सहायता की है, जिनकी अमेरिका ने, उन्हें साम्यवाद का डर दिखाया जाए या साम्यवाद के प्रभाव का या साम्यवाद की कमजोरियों का या साम्यवाद के भयानक परिणामों का रिजल्ट दिखाया जाए कि साम्यवाद में अगर साम्यवादी गुट में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी साम्यवादी राष्ट्रों की तरह गड़बड़ हो जाएगी। यानी आपकी आर्थिक उन्नति का जो स्वप्न आप देख रहे हैं वह स्वप्न अधूरा रह जाएगा। यानी आपको साम्यवादी गुट में प्रवेश नहीं करना है, नहीं तो आप हानि में रहेंगे। तो इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी बात, इस साम्यवाद के डर से बचने के लिए वह सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव रखता है या उपलब्ध करवाता है कि आप किसी भी तरह से भयभीत नहीं हुए। अगर आपके पीछे अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के साथ जो भी उसके सदस्य राष्ट्र हैं या उसके साथी हैं वे भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसी बात की जा रही है किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो इसके लिए उसने क्या क्या बनाया, यहाँ पर बनाया नाटो, डनकर्क संधि, ब्रुसेल्स संधि, यही आगे जाकर किससे बदल गई, कल ही बताई मैंने आपको, पश्चिमी यूरोप या यूरोपीय संघ, पश्चिमी यूरोपीय संघ आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय, ये सारी चीज़ें निर्मित की जा रही हैं किसके द्वारा,
अमेरिका या अमेरिका के प्रभाव में। ये सारी संधियां जो की जा रही हैं वे कहाँ हो रही हैं आपको पता है, पश्चिमी यूरोप में हो रही हैं। और पश्चिमी यूरोप क्या कर रहा है, पश्चिमी यूरोप किसके एंटी है, पूर्वी यूरोप के। तो तनाव तो अपने आप बढ़ेगा। ये किसके विरोध में काम करने के लिए बना है, पश्चिमी। ये सारी संधियाँ सैनिक संधियाँ हैं। सैनिक संधियाँ क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जर्मनी अकेला ऐसा राष्ट्र था पावरफुल जिसने संपूर्ण यूरोप के साथ साथ अन्य राष्ट्रों को भी, यूरोप के राष्ट्रों के साथ साथ बाहरी राष्ट्रों को भी मदद करने का प्रयास किया या उन पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की उस सैनिक शक्ति के दम पर। तो ये चाहते थे कि नाजीवाद की तुलना में साम्यवाद ज़्यादा खतरनाक है अभी। तो ये रूस को या यूएसएसआर को डेवलप नहीं करना चाहते थे या उसकी सैनिक शक्ति का इतना प्रभाव नहीं होने देना चाहते थे कि वह एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अमेरिका को चुनौती दे पाए। अभी आपको पता होगा 1961 में परमाणु परीक्षण कर लिया था हाइड्रोजन बम का, परमाणु परीक्षण नहीं हाइड्रोजन बम का, उसकी खबर अभी दी है रूस ने। कब किया, 1961 में। बता कब रहा है, 2020 में। कब, उस टाइम कौन सा काल चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था 61 में भी। यानी ये अपने आप में, और मैंने कहा 1970 तक तो यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। उस आर्थिक स्थिति की मजबूती के कारण आप देख सकते हैं कि उसने अपना पैसा कहाँ लगाया। बाद में उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई होगी सैनिक और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन तब तक वो महाशक्ति है। तो इस महाशक्ति राष्ट्र की सैनिक शक्तियों के प्रभाव से यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय राष्ट्रों को सैनिक विकल्प उपलब्ध करवाए या सैनिक सहायता देने का प्रयास किया। और उस सैनिक सहायता के बदले उन्होंने बस इतनी ही शर्त रखी कि वह किसी भी प्रकार से साम्यवाद का समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सैनिक आवश्यकताएं भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ पर सैनिक आधार पर सैनिक आधार पर सहायता उपलब्ध हो रही है किसको, पश्चिमी जर्मनी को। और आप समझते हैं कि जब आपकी खुद के पास भी पावर आ जाती है, आप कभी बहुत कमज़ोर थे, कोई पतले दुबले से आदमी थे, कोई भी आपको आकर ठोक जाता था, ठीक है, फिर आपने अपनी अच्छी बॉडी बनाई, अच्छी खासी अच्छी इमेज बॉडी बनाई, 6 पैक्स बना लिए। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, आपसे उसका तनाव, वो आपसे कमज़ोर होगा तो आपसे भयभीत हो जाएगा, भयभीत होकर किसी पावरफुल राष्ट्र के पास जाएगा, पावरफुल राष्ट्र के पास जाएगा और वो उसकी हिम्मत या उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, उसकी सहायता करने के लिए वो आ जाता है, तो आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देख पाएंगे, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी ढाल बदल जाएगी, उसका बोलने का तरीका बदल जाएगा। अब वो जो डरकर आपसे भागा था वो अब आपको आँख भी दिखा सकता है, उसे पता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति है जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर हुआ कि जब वे राष्ट्र साम्यवाद के प्रभाव में आने वाले थे या आ सकते थे उसकी सैनिक ताकत के डर से या उसके सैनिक प्रभाव के कारण, तो उन राष्ट्रों ने जब अमेरिका की मदद ले ली, तो अमेरिका की मदद लेने के बाद उन राष्ट्रों का हौसला तो बढ़ गया। अब उन्हें उस तरह का कोई भय अमेरिका से यूएसएसआर से नहीं रहा। तो उस भय को बनाने के लिए अब पश्चिमी यूरोप के सैनिक एकीकरण के फलस्वरूप, सैनिक एकीकरण के परिणाम स्वरूप अब पूर्वी यूरोप भी क्या करेगा, अपना एकीकरण करेगा। और इस एकीकरण में पूर्वी यूरोप के साथ साथ यूएसएसआर भी क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। पूर्वी यूरोप में मैंने बता रखा है आपको, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, फिनलैंड, ये सारे ये सारे राष्ट्र शामिल हैं। तो अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूएसएसआर मिलकर क्या बनाएंगे, साम्यवादी गठजोड़ वार्सा संधि कर ली इन्होंने। 11 से 14 मई 1955 को एक सम्मेलन चला और 14 मई को इन्होंने वार्सा संधि की क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ ये कैसी संधि है, सैनिक संधि है।
ठीक है, कई बार हमने याद कर ली इसको। तो अब यहाँ पर उसके किसके बदले में, नाटो के, नाटो के बदले में कौन सी संधि हो गई है, वार्सा संधि। दोनों ही कैसी हैं, सैनिक संधि। अब जब दोनों तरफ सैनिक संधियां बन चुकी हैं तो तनाव बढ़ेगा या घटेगा, तनाव एक बार फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो राष्ट्र यूएसएसआर को आंखें दिखा सकेंगे और यूएसएसआर अमेरिका को भी क्या दिखा सकेगा, आंख दिखा सकेगा, यानी उसकी भी पोजीशन क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। लेकिन अंतर इतना सा है कि यहाँ पर केंद्र बिंदु कोई नहीं है। नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सभी सदस्यों की आम सहमति ली जाती है, जबकि वार्सा में संधि के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सैनिक एकीकरण हो रहा है और इस सैनिक एकीकरण ने यूरोप के तनाव को बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, ये सारे कारण थे जिनके कारण यूरोप के एकीकरण में क्या आ रही है, बाधाएं आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, इन कारणों की वजह से क्या हुआ, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का जो विभाजन था वह स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा। दोनों अलग अलग गुटों में शामिल होने लगे। दोनों का मतलब हो गया, जो राष्ट्र इन गुटों में शामिल थे वे उन राष्ट्रों के भी आपसी संबंध क्या हो रहे हैं, तनावपूर्ण हो रहे हैं। पहले जो बात छुपी हुई दबी हुई थी, अब वो इस तरह के सैनिक, जो राष्ट्र प्रतिद्वंदी गुट के सैनिक गुट में शामिल हो गया तो वहाँ उसके पड़ोस में भी अगर वो स्थित है तो उनके आपसी संबंध कैसे होंगे, तनावपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर किसी तरह की आर्थिक सहायता अमेरिका से ले रहा है कोई राष्ट्र तो यूएसएसआर इस बात का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस कारण आप देख सकते हैं कि उन दोनों महाशक्तियों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध थे, अब वह तनावपूर्ण संबंध यूरोप के राष्ट्रों के मध्य भी दिखाई देने लगे हैं और इस तनावपूर्ण संबंधों ने यूरोप के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया और इस अराजकता या अव्यवस्था या आर्थिक प्रतिबंधों की जो स्थिति है, जो तनावपूर्ण जो स्थिति है, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यूरोप के एकीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमने कल बात की थी। या इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, इससे पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे जिनके आधार पर आप उनका एकीकरण कर पाएंगे। तो अब हम एक एक करके उन बिंदुओं की जो हमने कल लिखे थे उनकी जानकारी लेंगे, उनको लिखने का काम करेंगे कि किस किस समय कैसे कैसे संगठन ने यूरोप की राजनीति को एकीकृत करने का काम किया, किस छोटे स्तर से शुरू हुए और आज यूरोपीय संघ सबसे बड़ी संस्था है यूरोप महाद्वीप की। तो उस संस्था को बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप किन सीढ़ियों का सहारा लिया गया या कैसे करके, एकदम से नहीं बनी है। एकदम से तो यूएनओ के भी 193 सदस्य नहीं हुए, धीरे धीरे 51 संस्थापक सदस्यों से प्रारंभ हुआ यूएनओ और आज 193 देशों तक पहुंचा है। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन की जो बात हो रही है, उस यूरोपियन यूनियन का या यूरोपीय यूनियन का भी विकास जिन चरणों में हुआ मैंने बताया था, उन चरणों का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, सैनिक एकीकरण तीनों पढ़ेंगे, पश्चिमी यूरोप के भी और पूर्वी यूरोप के भी। तो वर्तमान में तो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप दोनों समाप्त हो चुके हैं, मतलब ये इस तरह का डिवाइडेशन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, 193 से EU नामकरण होने के साथ ही पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया और ये संगठन वर्तमान में अच्छा काम कर रहा है। और कुछ ऐसे संगठन हैं जो EU के बनने से पहले बने थे और वर्तमान में भी अभी काम कर रहे हैं, जैसे यूरोटम बताया था मैंने, यूरोपीय परमाणु शक्ति संगठन, वह अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे EU भी काम कर रहा है और कुछ संगठन EU में मर्ज हो गए। ठीक है, जो पहले से काम कर रहे थे वो वर्तमान में काम कर रहे हैं एक दो तो, और उन एक दो के अलावा जो शेष थे वो डेवलप होते होते उनका समावेश EU में हो गया है। ठीक है, यानी EU ही वर्तमान में एकमात्र संगठन है जो यूरोपीय महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे फिर चर्चा करते हैं इनके बारे में एक एक करके।